हाय। मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डाउ थ्योरी क्या है। डाउ थ्योरी ए वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। In this class, you will be able to understand history and development of Dow theory, hypothesis of Dow theory by Robert Reha, theorem of Dow theory, concept of confirmation, role of volume of Dow theory, criticism of Dow theory. चार्ल्स डाउ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चार्ल्स डाउ को Charles H. Dow was the founder of the Dow Jones Financial News Service in न्यूयॉर्क। ये जो चार्ल्स डाउ हैं, इन्होंने फिनेंशियल न्यूज सर्विस न्यूयॉर्क में एडिटोरियल ऑफ जर्नल थे एंड फाउंडर एंड फर्स्ट एडिटर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उन्होंने पहला इंसान थे जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटर भी थे। ही डाइड इन दिसंबर 1902 इन दिस 52 ईयर्स। 52 साल की उम्र में उन्होंने 1902 में गुजर गए थे। चार्ल्स डाउ द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस। चार्ल्स डाउ को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस भी बोला जाता है। was the first to create an index to try to measure the overall price movement of US stocks। इन्होंने पहला इंसान है जिन्होंने इंडेक्स बनाए थे जिनका नाम से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी बोला जाता है, DJI। बट he never specially formulated what has become known as the डाउ थ्योरी। उन्होंने बनाया तो था लेकिन उन्होंने स्पेशली कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि ये चलता कैसे, ये क्या है। आफ्टर डाउज डेथ, उनका देहांत के बाद विलियम पीटर हैमिल्टन सक्सीड हिम एज एडिटर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उनका गुजर जाने का या देहांत होने के बाद विलियम पीटर हैमिल्टन, जिन्होंने सेम जो न्यूज़पेपर था उसमें एडिटर का पोस्ट में दाखिल हुए। फॉर ओवर ए क्वार्टर ऑफ सेंचुरी फ्रॉम 1902 until his death in 1929, 1902 से 1929 तक उन्होंने उस पद पर थे। हैमिल्टन कंटिन्यू टू राइटिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल एडिटोरियल्स यूजिंग द टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। उन्होंने जो पद में थे उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी काम को कंटिन्यू किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल में फिनेंशियल के टॉपिक के ऊपर लिखना चालू किया। हैमिल्टन ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस थ्योरी इन दिस बुक। हैमिल्टन ये जो बुक है, इस बुक में बेसिक थ्योरी कुछ लिखे थे। इस बुक का नाम है द स्टॉक मार्केट बैरोमीटर इन 1922। 1922 में किताब लिखे। उसके बाद अल्फ्रेड कावेल्स थर्ड 1937 performed the first formal test of the profitability of trading using the tenets of Dow theory in 1934। इन्होंने डाउ थ्योरी को और भी अच्छे से मॉडिफिकेशन किया, उनको स्टडी किया और उससे किस तरह प्रॉफिट निकाला जा सकता है उनको उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद बना S&P 500 इंडेक्स। आफ्टर हैमिल्टन्स डेथ, रॉबर्ट रेहा further refined what had become known as a Dow theory। उनके बाद हैमिल्टन के डेथ के बाद रॉबर्ट रेहा ने फर्दर उनको रीडिफाइन किया या रिफाइन किया कि उसमें और कुछ एडिशन या डिलीशन करके डाउ थ्योरी को अच्छे तरीके से पब्लिकली पोस्ट किया या बताया गया। 1932 में रेहा रोट ए बुक कॉल्ड द डाउ थ्योरी। द डाउ थ्योरी के नाम पे किताब भी लिखे उन्होंने रॉबर्ट रेहा ने। An explanation of its development and attempt to define its usefulness as an aid to speculation। In this book, Reha described Dow theory in detail, using the articles by Hamilton and formalized the tenets into a series of hypotheses and theorems that are outlined next।
तो इन्होंने क्या किया कि उस किताब से कुछ लेके उससे कुछ जोड़ के वापस और एक किताब लिखा, द डाउ थ्योरी। उनमें थ्योरी थ्योरम ये सारे को एक्सप्लेन किया। रेहा प्रेजेंटेड 3 हाइपोथेसिस, रेहान रॉबर्ट रेहा ने 3 हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया है। द प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट, जो मेन ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, जो एवरेज होता है वो सारे चीज को डिस्काउंट करके निकाल लेते हैं। डाउ थियरी इज ए नॉट इनफेलेबल, वो क्या बोलते हैं कि डाउ थियरी जो है वो इनफेलेबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सच भी नहीं है। द प्राइमरी ट्रेंड इज इनवायलेट, द फर्स्ट ऑफ दिस हाइपोथेसिस dealt with the notion of manipulation, although Reha delivered that the secondary and minor day-to-day motion of the stock market average could possibly be manipulated. He claimed that the primary trend is invalid. तो उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो मेन ट्रेंड होता है, जैसे हायर टाइम फ्रेम में मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, तो वो जो ट्रेंड है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक डे टू डे बेसिस में या इंट्राडे बेसिस में ट्रेंड को मैनिपुलेट या वायलेट किया जा सकता है। द एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, द सेकेंड हाइपोथेसिस that the average discount everything because price are the result of people acting on their knowledge, interpretation of information and expectation। तो बोलते हैं कि बाजार को पहले से सारी चीज पता चलता है तो वो डिस्काउंट पे चलता है, इसीलिए उनके पास न्यूज होता है, जो बड़े प्लेयर होता है या जो बड़ा पैसा या स्मार्ट मनी होता है। डाउ थियरी इज नॉट इनफेलेबल, द थर्ड हाइपोथेसिस इज दैट डाउ थियरी इज नॉट इनफेलेबल। ये बोल रहे हैं कि डाउ थियरी जो है वो फेल नहीं होता है। डाउ emphasize that investment requires serious and impartial study and negligence or lack of emotional control in markets can give you losses। ये बता रहे हैं कि the third hypothesis is that Dow theory is not infallible, कि Dow theory फेल नहीं होता है। Dow emphasize that investment requires serious and impartial study, उसमें serious study करना जरूरी है, and negligence or lack of emotional control in markets can give you losses। अगर नेग्लिजेंसी किया या आपको लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल नहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। डाउ थ्योरी थ्योरम्स, आइडियल मार्केट पिक्चर कंसिस्ट ऑफ एन अप ट्रेंड, टॉप, डाउन ट्रेंड एंड बॉटम इंटरस्पेस्ड विथ रिट्रेसमेंट एंड कंसोलिडेशन। जो एक डाउ थ्योरी का जो चार्ट होता है उसको आगे हम जाके देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है। एक अप ट्रेंड, उसके बाद एक टॉप बनता है, फिर एक डाउन ट्रेंड होता है, फिर एक बॉटम बनता है। इकोनॉमिक रेशनल शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टॉक मार्केट एक्शन, इकोनॉमिक रेशनल शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टॉक मार्केट एक्शन। प्राइस ट्रेंड, ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, जैसे अगर किसी ने आपको पूछा कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो पहले आपको ये जानना है कि कौन सा टाइम फ्रेम में पूछ रहे हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में अप हो, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में डाउन हो सकता है। सो इसीलिए जब भी कोई ट्रेंड का सवाल पूछते हैं तो हमें ये पहले पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम में पूछ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। जो पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन यहां पर आता है, नेक्स्ट होता है एक्सेस फेज जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं भाई पैनिक हो गया, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, भाई निकलो। उसके बाद पैनिक फेज यहां आता है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पैनिक फेज आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इन द डाउ थ्योरी कम्स when both the industrial and railroad average reach new highs or new lows together on a daily closing basis. These new levels don't necessarily have to be reached at exact the same time, but for a primary reversal, it is necessary that each average reverses direction and reaches new levels before the primary reversal can be recognized. Confirmation helps in recognize direction of the primary trend. Failure to reach new levels during a secondary reaction is a warning that the primary trend may be reversing. For example, when there is a primary bull market,
the failure of the average to reach new highs during a secondary advance alerts the analyst that the primary trend may be reversing to a bear market. तो एक है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स डीजेआई, दूसरा है डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट इंडेक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, सेकेंडरी कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड को सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व है। एक्सेसिवली हाई मार्केट प्राइसेस दैट आर accompanied by less volume on a rallies and more activity on a decline usually suggest an overbought market. Conversely, extremely low prices with dull decline and increased volume on a rallies suggest an oversold market. Criticism of the Dow theory. Dow theory is biased toward late recognition of a change in trend to minimize the cost of wrongly identify a change in a trend. A second criticism of Dow theory is that the different trends are not a strictly defined. थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा ये नया चैनल, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा जल्दी ग्रो होगा। तो प्लीज थैंक यू वंस अगेन।